रामू की चाय की दुकान पर रोज की तरह लोगों की महफिल जमी हुई थी। हरी काका, आज फिर बिना पैसे चाय पी रहे हो? अरे लिख ले खाते में। खाता भर गया आपका? रामू, इनके नाम से अलग रजिस्टर खोल ले। सब हंस पड़े। तभी सड़क की तरफ से एक बड़ी गाड़ी आती दिखाई दी। गांव में ऐसी गाड़ी कम ही दिखती थी। सबकी नजर उधर चली गई। लगता है कोई अफसर आया है। गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ पल तक बस गांव को देखता रहा, जैसे बहुत समय बाद किसी पुरानी जगह पर लौटा हो। हरी काका की आंखें सिकुड़ गईं। वे ध्यान से उसे देखने लगे। नहीं, ये आदमी उनकी तरफ बढ़ा, फिर मुस्कुराया। कैसे हो हरी काका? हरी काका कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे, फिर अचानक खड़े हो गए। अरे विक्रम, दुकान पर बैठे सब लोग चौंक गए। कौन विक्रम? अरे वही रमेश सेठी का बेटा। हाँ वही। अरे बाप रे, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। सुना है शहर में बहुत बड़ी कंपनी है तुम्हारी। बस चल रहा है जैसे तैसे। अरे शहर वालों का ठीक हमारे पूरे गांव से बड़ा होता है। सब फिर हंस पड़े। कुछ देर बाद विक्रम और हरी काका बरगद के नीचे बैठे थे। पास ही अमित खड़ा था, जो कि विक्रम का असिस्टेंट है। सच सच बता बेटा, अचानक इतने सालों बाद गांव की याद कैसे आ गई? आखिर ऐसी क्या बात हुई कि तू वापस यहाँ चला आया? याद तो गांव की कभी गई ही नहीं थी काका। बस काम इतना व्यवस्थित और जिम्मेदारियों से भरा हो गया था कि चाहकर भी यहाँ आने का समय नहीं निकाल पाए। काम तो हर इंसान को होता है बेटा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान अपने गांव को ही भूल जाए। कभी कभी अपनी मिट्टी के पास भी लौटना चाहिए। जी काका, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। शायद इसलिए आप बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने अब तक यहाँ आने की असली वजह ही नहीं बताई। तुम्हारे गांव आने की वजह तो बाद में भी पता चल जाएगी। बस तुम इतने साल नहीं आए, वही थोड़ा बुरा लगा। जब आप इस तरह से कहते हो ना काका, तो सच में ऐसा लगता है जैसे गलती पूरी मेरी ही हो। मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा, क्योंकि सच तो यही है कि गलती तुम्हारी ही है। दोनों हंस पड़े। कुछ देर तक दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। फिर हरी काका बोले, अगर आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते ना, तो तुम्हें इस मुकाम पर देखकर बहुत खुश होते। हरी काका की बात सुनते ही विक्रम का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। हाँ हरी काका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो सिर्फ खुश ही नहीं होते, बल्कि मुझ पर गर्व भी करते कि उनका बेटा आज अपनी मेहनत के दम पर इस मुकाम तक पहुंच गया है। हाँ विक्रम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और सच बताऊं, आज इतने सालों बाद तुम्हें देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमारा वही विक्रम अब सच में साहब बनकर गांव लौटा है। यही सब बातें चल रही थीं कि तभी अमित उनके पास आकर खड़ा हो गया। सर, जिन परिवारों की सूची आपने मुझे दी थी, उन सभी तक आपका संदेश पहुंचा दिया गया है। कौन से परिवार विक्रम? वही परिवार जिन्होंने उस कठिन समय में हमारे परिवार का साथ दिया था। सर, कल सुबह तक उन सभी परिवारों के लोग आ जाएंगे। बहुत अच्छे अमित। अगली सुबह माधवगढ़ पंचायत भवन अंदर विक्रम पहले से अमित के साथ बैठा था। धीरे धीरे पांचों लोग अपने परिवारों के साथ पहुंचने लगे। राघव, मीरा, नरेश, फरीदा और सबसे आखिर में शंकर अपनी माँ के साथ अंदर आए। सब एक दूसरे को देख रहे थे और कई लोग पहली बार आमने सामने मिले थे। जिन जिन लोगों को बुलाया गया था, क्या सब लोग आ गए? जी सर, आपने जिन जिन लोगों को बुलाया था वो सब आ चुके हैं। उसी समय विक्रम खड़ा हुआ। सबसे पहले आने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने अचानक क्यों बुलाया। राघव सबसे पहले बोल पड़ा। जी, सच कहूं तो यही सोच रहे हैं। अच्छा है, कुछ ही देर में आप सभी को आप लोगों के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। घुमा फिरा कर बात करने की मुझे आदत नहीं है। और बिना वजह कोई इतना बड़ा आदमी गांव वापस नहीं आता। मैं तो सोच रहा था शायद कोई नौकरी या मौका मिलेगा काम करने के लिए। मैं तो बस जानना चाहती हूँ कि आपने हमें ही क्यों बुलाया।
शंकर अभी भी चुप था। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। और तुम कुछ पूछना नहीं चाहते मुझे? मैं पहले सुनना चाहता हूँ, फिर मैं सोचूंगा कि कुछ पूछना है या नहीं। विक्रम मुस्कुरा दिया। 20 साल पहले मेरे परिवार की हालत बहुत खराब थी। मेरे पिता कर्ज में थे, कई बार घर चलाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन उस समय इस गांव के 5 परिवार हमारे साथ खड़े हुए थे, और वो आप सब हैं। अरे बेटा, वो तो इंसानियत थी। हाँ, उसमें इतना याद रखने जैसा क्या है? हमने कभी एहसान समझकर किया ही नहीं, वो तो हमारा एक फर्ज था। यही वजह है कि आज भी मुझे आप सब याद हैं। लेकिन आपने हमें क्यों बुलाया? हमारे माता पिता को ही सिर्फ बुलाते तो ज्यादा सही होता। मैंने आप सभी को इसलिए बुलाया है क्योंकि अभी जिम्मेदारी आप सभी पर है, ना कि जिन्हों मेरे परिवार को मदद की थी उन पर। मतलब मैं तुम पांचों को थोड़ा बेहतर जानना चाहता हूँ। अमित एक बैग लेकर आया। सबकी नजर उस पर गई। उसने 5 लिफाफे मेज पर रख दिए। राघव तुरंत बोला, अब ये सब क्या है? इन हर लिफाफे में 5,000 रुपए हैं। 5,000? हमें क्यों दे रहे हो आप? मैं चाहता हूं कि तुम लोग इन पैसों का इस्तेमाल अपने तरीके से करो। मतलब इन पैसों से तुम सभी को कुछ ऐसा करना है कि पैसे से पैसा बने, पर किस तरीके से वो तुम्हें फैसला करना होगा। सब थोड़े हैरान हो गए। अब पहली बार शंकर ने सवाल पूछने का सोचा। पर ऐसा करके हमें क्या मिलेगा? आप पैसा नहीं भी देते तब भी हम कुछ ना कुछ कमाने के लिए तो करते ही। मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम सब इन पैसों से कुछ ना कुछ करो। और हाँ, मैं ऐसे ही नहीं करने को कह रहा हूं। कुछ बड़ा है जो इस महीने की आखिर में उस शख्स को ये चीज देने वाला हूं जिसका तरीका मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा। आज से ठीक 1 महीने बाद हम फिर यहीं मिलेंगे। तब तुम सब मुझे बताओगे कि तुमने उन पैसों का क्या किया। हम जानना चाहते हैं कि वो बड़ा चीज क्या है जो हमें मिलने वाला है। इतनी जल्दी सब जानना जरूरी है क्या? बस जानने की थोड़ी जिज्ञासा है। चलो अच्छी बात है, मगर ये तो समय के साथ पता तो चल ही जाएगी। सब लोग अपने अपने लिफाफे लेकर बाहर निकलने लगे। बाहर आते ही सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया थी। चलो अब काम पर लगना पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो बड़ा चीज क्या है जो हम में से किसी एक को मिलने वाली है। तुमने सही कहा नरेश, पता नहीं क्या है वो चीज जो जीतने वाले को मिलने वाला है। ऐसे ही बातें करते करते सब अपने अपने घर की तरफ निकल गए। अगली सुबह राघव मेज पर रखा रुपए 5,000 का लिफाफा देख रहा था। तभी महेश चौहान अंदर आते हैं। कल से देख रहा हूँ, बस इसी को घूरे जा रहा है। किस ख्याल में डूबा है? दादाजी, लोग पैसे खर्च करने के तरीके सोचते हैं, मैं पैसे बढ़ाने का तरीका सोच रहा हूँ। अरे बेटे, 5,000 से कोई अमीर नहीं बनता, इसलिए अपना ध्यान किसी और काम में लगाने की कोशिश कर। हाँ दादाजी, मैं आपकी बातों को समझता हूँ। भले 5,000 से अमीर बनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अमीर बनने की कोशिश तो जरूर की जा सकती है। राघव की बातों को सुनकर महेश कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, अरे बेटे, ध्यान से सोच। विक्रम ने बोला था कि वो पैसों से पैसे बनाने के तरीके को देखेगा, सिर्फ पैसा नहीं। हाँ दादाजी, मैं तरीका ही तो दिखाऊंगा, बस वही तरीका सोचने में लगा हूँ। लेकिन राघव, याद रखना, ये सब में तू तरीका ऐसा मत चुन लेना कि लोग तेरा साथ ना दें। अपनी दादाजी की बातों को सुनने के बाद भी राघव कुछ नहीं बोलता। उसने लिफाफा उठाया और बाहर निकल गया। राघव चाय पी रहा था कि तभी एक आदमी घबराया हुआ दुकान पर आता है। रामू, मुझे 2,000 रुपए की अर्जेंट जरूरत है। शाम तक इंतजाम नहीं हुआ तो बीज नहीं मिलेंगे। क्या तुम मुझे 2,000 रुपए उधार दे सकते हो? अरे भाई, मैं ऐसे उधार नहीं दे सकता, तुम किसी और से जाकर पूछो। वह आदमी वहां पर मौजूद और 2-3 लोगों से पूछा, लेकिन सबने मना कर दिया। राघव चुपचाप सब देखता रहा। वह उठा और उस आदमी के पास गया। अरे भाई सुनाओ, आपका नाम क्या है? मैंने सुना कि आपको 2,000 रुपए चाहिए। मेरा नाम मोहन है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं आपको 2,000 रुपए दे सकता हूँ।
राघव की इस बात को सुनकर मोहन की आंखों में उम्मीद का दिया जल गया। वह कहता है, क्या भाई, तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, क्यों नहीं, बोलो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, इसे बस तुम लेन देन के हिसाब से ही देखो। यह सुनने के बाद मोहन का चेहरा बदल जाता है। तभी राघव कहता है, देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। पैसे तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन जब तुम अपनी फसलों को तैयार होने के बाद बेचोगे, तब तुम मुझे 2000 के बदले 2200 रुपए लौटाओगे। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मोहन के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलो, आपका शर्त मंजूर है। उसकी बातों को सुनकर राघव मुस्कुराता है। उसने जेब से लिफाफा निकाला। इन दोनों को दूर खड़ा रामू देख रहा था। उसने खुद से कहा, अपना राघव तो तेज दिमाग वाला लड़का लगता है, लेकिन ये तेजी इसे कहाँ ले जाएगी पता नहीं। छोड़ो, जो होगा अच्छा ही होगा। मोहन पैसे लेकर चला जाता है। फिर रामू राघव के पास आता है और कहता है, राघव, क्या तूने उसको ब्याज पर पैसे दिए हैं? हाँ रामू काका, मैंने उन्हें ब्याज पर ही पैसा दिया। गांव में लोग इसको अच्छा नहीं मानते। जब जरूरत होती है ना रामू काका, तब लोग पैसे देने वाले को नहीं, पैसे को देखते हैं। राघव की इस बात पर रामू कुछ नहीं बोलता और ऐसे ही देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं। मोहन वापस दुकान पर आता है। इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। वह आते ही सीधे राघव के पास गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राघव, तुम्हारी वजह से मुझे समय पर बीज मिल गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। और मेरा एक दोस्त भी है, उसे भी कुछ पैसों की जरूरत है। क्या तुम उसकी भी मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, उसके लिए ही तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। तुम बस उसे मेरे पास भेज देना, मैं दे दूंगा। दूर खड़ा रामू ये सब देख रहा था। वह अपने आप से धीरे से बोलता है, एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को लेकर आ रहा है। राघव रामू की बातों को सुन लेता है और इसी को तो नेटवर्क कहते हैं रामू काका। उसी समय महेश चौहान, जो कि राघव के दादाजी थे, वहां पहुंचे। उन्होंने एक आदमी को राघव के हाथ में पैसे देते हुए देखा। महेश के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, राघव बेटा, तेरा पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुमसे मजबूरी में पैसा मांगने आए और तुम उन्हें ज्यादा ब्याज में पैसा दो, क्योंकि ऐसा करना सही नहीं होगा। यह सब सुनने के बाद भी राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। राघव अपने काम में लग चुका था। उधर मीरा ने 3 दिन तक रुपए 5000 के लिफाफे को छुआ तक नहीं था। वह हर सुबह बस स्टैंड पर जाकर सिर्फ लोगों को देखती थी। चौथे दिन उसके पिताजी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने उससे पूछा, मीरा, 3 दिन हो गए बेटा, बाकी के लोगों ने तो काम भी शुरू कर दिया होगा, लेकिन अभी तक तू बस लोगों को देख रही है। अरे बाबा, मैं लोगों को नहीं, उनकी आदतों को देख रही हूँ। अच्छा बेटा, तो तुम मुझे ये बात कि लोगों को देखने में और उनकी आदतों को देखने में क्या फर्क है? बहुत फर्क है बाबा। देखिए, सुबह 7 से 9 बजे तक बस स्टॉप पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। आधे लोग चाय पीना चाहते हैं, लेकिन रामू काका की दुकान बस स्टॉप से दूर होने के कारण कोई चाय पीने नहीं जा पाता। इसका मतलब क्या है बेटा? तू भी चाय बेचना चाहती है? हाँ बाबा, ऐसा ही कुछ करने का सोच रही हूँ, मगर इस तरह से कि लोगों का समय भी बीत जाए और मुझे मुनाफा भी हो जाए। गणेश जी मीरा के तरीके को समझ नहीं पा रहे थे। कुछ देर ऐसे ही वह दोनों बातें करते रह। फिर मीरा बाजार चली जाती है। उसने 3 दुकानों पर चाय पत्ती के दाम पूछे, 2 जगह कप के और एक डेयरी पर दूध का। तभी एक दुकानदार बोल पड़ा, बहन, सामान खरीदना है या पूरा बाजार का हिसाब बनाना है? बाजार का हिसाब नहीं बनाना है भाई, पर कोई भी सामान को खरीदने से पहले ये तो देखना जरूरी है कि क्या सामान सही क्वालिटी में और सही दाम में मिल रहा है या नहीं।
मीरा सामान लेकर सीधे रामू की दुकान पर जाती है। उसे देखकर वह कहते हैं, बिटिया, लगता है तुम मुझे टक्कर देने आई हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है रामू काका। अगर मैं आपके ही टक्कर में दुकान खोल दूं, तो ना आपका फायदा होगा और ना ही मेरी कोई आमदनी होगी। अरे तो फिर ये सब क्या है, क्या करना चाहती हो तुम? रामू काका, आपको तो पता ही होगा कि बस स्टैंड के पास एक गेट है। वहां पर लोग रुकते हैं, बस का इंतजार करते हैं। लेकिन उस समय जिन्हें चाय पीनी हो या फिर कुछ खाना हो या प्यास लगी हो, तो चाहकर भी वे कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि वहां कोई दुकान नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ वहीं पर अपना स्टॉल लगाऊंगी। रामू कुछ पल उसे देखते रहे, फिर कहते हैं, बेटी, तुम बहुत समझदार हो। सही जगह पर सही काम करने में ही समझदारी है, और असली मुनाफा भी वहीं मिलता है। हाँ काका, और चिंता मत कीजिए, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। अच्छा बेटी, ठीक है, अब जाके अपनी मेज लगा दो और खूब तरक्की करना। अगली सुबह बस स्टैंड के पिछले गेट पर एक छोटी मेज, केतली और बिस्कुट के पैकेट रखे थे। देखते ही देखते एक एक करके ग्राहक आने लगे। पहले घंटे में सिर्फ 5 ग्राहक आए। गणेश जी यह सब देखकर थोड़े निराश हुए। बेटी, तुमने इतनी मेहनत की और सिर्फ 5 ग्राहक आए, ऐसे कैसे चलेगी दुकान? मीरा ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर बोलती है, अरे बाबा, आप चिंता मत करो। 5 ग्राहक आए, लेकिन 4 ने जाते जाते कहा कि कल वो अपने साथियों को भी लाएंगे। असली कमाई आज नहीं, कल शुरू होगी। उसकी बातों को सुनने के बाद गणेश जी को धीरे धीरे समझने आने लगा कि मीरा क्या करना चाहती है। अभी तो ये शुरुआत है बाबा, अब धीरे धीरे इसे और बड़ा करते जाना है। अरे बेटी, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। हालांकि ये चाय बेचना किसी की भी दिमाग में आ सकता था, पर इस तरह से सोच विचार करके बेचना सही में एक असली व्यापारी की पहचान होती है। आखिर में मीरा को जो करना था वह उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसने कर दिखाई। राघव अपने पैसों से पैसा बना रहा था। मीरा धीरे धीरे अपने ग्राहकों का भरोसा जीत रही थी। उधर नरेश ने तय कर लिया था कि उसे सबसे बड़ा दांव खेलना है। यही सब सोचते सोचते वह अपने दोस्त विकास के पास पहुंचा। क्या हुआ भाई, फिर तूने कुछ सोचा? इस पैसों का क्या करना है? जैसा तूने बताया, तेरे पास सिर्फ एक ही महीना है। अभी तक कोई आइडिया नहीं आया क्या? हाँ विकास, मेरे पास एक प्लान तो है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। किस प्लान की बात कर रहा है तू? तुझे तो पता है, मैं कुछ समय पहले शहर गया था। वहीं पर शहर में एक आदमी मिला था जो पुराने मोबाइल खरीदता है, ठीक करता है और बेच देता है। एक मोबाइल पर 1000-1500 तक कमाई हो जाती है। तो तेरे कहने का मतलब है कि तू भी यही करेगा? मगर क्या तुझे पता है कि मोबाइल कैसे ठीक करते हैं? नहीं, पता तो नहीं है, पर मैं सीख लूंगा। सीखने के चक्कर में अगर तेरे पूरे पैसे डूब गए तो? पर अगर मैं रिस्क लूंगा ही नहीं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बस फिर यही बातें करते करते दोनों पुराने मोबाइल की दुकान पर पहुंच जाते हैं। मैं यहाँ सेकेंड हैंड मोबाइल लेने आया हूँ। क्यों भाई, सेकेंड हैंड मोबाइल का क्या करोगे? नया मोबाइल ले लो, अच्छे दाम में दे दूंगा। नहीं, मुझे आप सेकेंड हैंड मोबाइल ही दिखाओ, खराब होगा तब भी चलेगा। दुकानदार मुस्कुराते हुए कहता है, चलो ठीक है भाई, आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। खराब मोबाइल का ये लोग क्या ही करेंगे। फिर दुकानदार नरेश को कुछ खराब सेकंड हैंड मोबाइल दिखाता है। ये सभी फोन सेकेंड हैंड है, 3000 रुपए में दे दूंगा। तुम्हें जो पसंद आए ले लो। 3000 तो बहुत ज्यादा है, 2500 में दोगे तो बोलो। मजाक मत करो। यही फोन अगर मैं ठीक करूंगा तो यही मोबाइल 7000 रुपए में बिक जाएगा। तब भी मैं कितना कम करके बोल रहा हूं। करीब 5 मिनट मोल भाव करने के बाद आखिर में सौदा 2900 रुपए में तय हो जाता है। फिर दुकान से सेकंड हैंड खराब मोबाइल लेने के बाद नरेश वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ फरीदा बाजार से लौट रही थी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़े एक रिक्शा वाले पर पड़ी।
वह कुछ पल वहीं रुक गई। रिक्शे का अगला पहिया टेढ़ा हो चुका था। रिक्शा वाला बार बार उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार नाकाम हो रहा था। यह देखकर फरीदा उसके पास गई और बोली, काका क्या हुआ? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? क्या करूं बेटी, रिक्शे का पहिया टेढ़ा हो गया है। अब समझ नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूं। अगर आज ऐसा ही चला तो ना ही रिक्शा बनवाने का खर्च निकल पाएगा और ना ही आज कोई कमाई हो पाएगी। तब भी काका, आपके हिसाब से इसको बनवाने में कितने पैसे लग जाएंगे? मुझे तो लगता है कि 1000-2000 तक लग जाएगा बेटी। फरीदा ने लिफाफे की तरफ देखा। वह सोच में पड़ गई। अगर अभी पैसे दे दिए तो मेरा काम कैसे शुरू होगा? चलो कोई नहीं, 1000-2000 की ही बात है। 3000 तो तब भी बचेंगे मेरे पास। चलो काका, हम इस रिक्शे को बनवा लाते हैं। मेरे पास अभी कुछ पैसे पड़े हैं तो मुझे लगता है उससे काम बन जाना चाहिए। क्या सच में तुम मेरी मदद करोगी बेटी? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे आते ही मैं तुम्हें लौटा दूंगा। यही सब बातें करते करते फरीदा और वह रिक्शा वाला गैराज पहुंचते हैं। कुछ समय बाद रिक्शा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर वह रिक्शा वाला फरीदा से कहता है, बिटिया, नाम क्या है तुम्हारा? तुमने मेरी आज बहुत बड़ी मदद की। और हाँ, मैं ये पैसे कल तक तुम्हें लौटा दूंगा, ठीक है बेटा? जी, मेरा नाम फरीदा है और पैसे की कोई जल्दबाजी नहीं है। जब आपके पास आ जाए तब दे दीजिएगा। मैंने तुम जैसे लोगों को बहुत कम देखा है बेटी। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुमने अपना नाम क्या बताया था? हाँ, फरीदा। मैं चाहता हूँ कि तुमने जितना मुझे दिया है मैं उससे ज्यादा तुम्हें वापस लौटाऊं। नहीं काका, मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। आपको मैंने जितने पैसे दिए आप बस मुझे उतना ही लौटा दीजिएगा। ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं बेटी। खुश रहो तुम। फरीदा बिना कुछ बोले वहां से चली गई। शाम को घर पहुंचते ही सलीम जी पूछते हैं, मेरी बच्ची, बाजार गई थी ना तुम? तो बता, क्या किया तूने उन पैसों का? फरीदा कुछ उदास सी लग रही थी। जब सलीम जी ने पूछा तब फरीदा ने पूरी बात बता दी। कुछ देर कमरे में सन्नाटा रहा। फिर सलीम जी ने धीरे से पूछा, फरीदा बेटा, मदद करना अच्छी बात है, मगर तू जिनको नहीं जानती उनकी मदद करके आ गई। अगर उन्होंने पैसे नहीं लौटाए तो? आप सही कह रहे हैं, मगर मुझे ये तो नहीं लगेगा कि मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकी। अगर पैसे नहीं भी मिले तब भी मैंने तो अपना फर्ज निभाया ना। बेटा, अगर महीने के आखिर में जब विक्रम पूछेगा कि पैसों का क्या किया, तब क्या बोलोगी तुम? अब जो सच है वही बताऊंगी। अगर मैं 1 रुपए भी नहीं कमा पाई तो भी क्या हुआ? मैं किसी की मदद कर पाई, उसमें ही मैं बहुत खुश हूँ। हर सही फैसला सबसे ज्यादा मुनाफा नहीं देता, लेकिन इंसान जरूर बड़ा बन जाता है। यह सुनकर फरीदा को अच्छा लगता है। उधर नरेश उसी शाम अपना खरीदा हुआ मोबाइल बेचने में सफल हो गया। दुकानदार ने पैसे गिनकर उसके हाथ में रखे। ये मोबाइल तो बहुत अच्छी कंडीशन में है, बढ़िया है। अगली बार से जितने भी मोबाइल बेचने हो तो मुझे ही बेचना, मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। एक तरफ नरेश का पैसा बढ़ रहा था, दूसरी तरफ फरीदा का पैसा कम हो गया था। नरेश ने नोट गिने। करीब 900 रुपए का मुनाफा हुआ था। यह देखकर नरेश बहुत खुश हुआ और बोल पड़ा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मुनाफा हो गया। अब मैं इस काम को और बड़े तरीके से अंजाम देने की कोशिश करूंगा। 3-4 दिन बीत चुके थे। गांव में अब हर कोई अपने अपने काम में लग चुका था, लेकिन शंकर, उसने अभी तक 1 भी रुपया खर्च नहीं किया था। उसकी माँ सावित्री आखिर में एक दिन पूछ बैठी, बेटा, सबने काम शुरू कर दिया, तू अभी तक सोच ही रहा है? माँ, मैं भी काम शुरू करना चाहता हूँ, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा काम करूँ जिसमें मैं ना रहूँ तब भी वो काम चलता रहे। पर बेटा, बिना काम किए काम कैसे चल सकता है? मेरा मतलब ये है कि काम को इस तरह लोगों के बीच बांटूं कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए। फिर अगर मैं कुछ समय के लिए काम से दूर भी रहूं
तो भी पूरा काम बिना रुके उसी तरह चलता रहे। शंकर क्या कहना चाहता था यह सावित्री बिल्कुल समझ नहीं पाती है और फिर कुछ समय बाद शंकर रामू की चाय की टपरी के पास जाता है। वहां पर वह देखता है कि ये दवाई की जो कार्टून है, क्या ये मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? क्योंकि मुझे बाजार से और भी कई सामान लाना है, तो शायद मैं ये उठा के नहीं ले जा पाऊंगा। पर अभी सामान पहुंचाने वाला तो नहीं है और मैं दुकान छोड़कर तो जा भी नहीं सकता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आदमी ही नहीं है तो फिर कौन ले जा पाएगा? मैं बाद में लेकर चला जाऊंगा, अभी इसे रख दो। वो वहां से निराश होकर चला गया और उसी समय बाजू के राशन की दुकान पर एक बुजुर्ग महिला राशन लेने के लिए आई। बेटा, इस लिस्ट में जितना भी सामान है, क्या तुम मुझे पैक करके दे सकते हो? क्यों नहीं माँ जी, अभी कर देता हूँ। क्या तुम ये सभी सामान मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? तुम तो देख ही सकते हो मैं कैसे ले जा पाऊंगी। माफ करना माँ जी, पर मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं आपका ये सभी सामान घर तक पहुंचा सकूं। और जो सामान डिलीवरी करता है वो भी आज छुट्टी पे है। शंकर यह सब होते हुए देख रहा था और यह सब देखते हुए कुछ सोचने लगा। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। अगली सुबह शंकर अपने दोस्त मुकेश, गौतम, इरफान और गोपाल को बुलाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शंकर ने उन्हें इतनी सुबह क्यों बुलाया है। अरे भाई शंकर, हम सभी को बुलाने का कारण क्या है? कोई नौकरी वोकरी मिल गई क्या तुझे? अरे नहीं मुकेश, मुझे बस तुम सभी से कुछ काम है, इसलिए तुम सभी को यहाँ बुलाया हूँ। चल अब छुपा मत, बता ही दे, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे? अरे नहीं यार, सच में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम सभी से काम है इसलिए बुलाया। अब तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। शंकर ने जो प्लान बनाया था, अब वह अपने चारों दोस्तों को समझाने लगता है। ये सब ठीक है, पर फिर हमें तनख्वाह कितनी मिलेगी? कैसी बात कर रहा है यार, पहले काम शुरू तो होने दे। अभी नुकसान होगा या मुनाफा, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? पहले से ही तुम लोग तनख्वाह की बात कर रहे हो। चल ठीक है, तू जैसा बोल रहा है हम वैसा ही करेंगे। आखिर हम दोस्त हैं, मगर हमें बता तो करना क्या है। शंकर ने जेब से 5,000 रुपए वाला लिफाफा निकाला। अगर तुम लोग भरोसा करो तो हम किसी एक दुकान के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए डिलीवरी करेंगे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। चारों की नजरें उसी लिफाफे पर टिक गईं। 2 हफ्ते बीत चुके। गांव में अब एक नई चर्चा शुरू हो चुकी थी। अरे तुषार, शंकर को कॉल लगाना तो जरा, उससे पूछना कि क्या वो दवाइयों की डिलीवरी पहुंचा सकता है। शंकर अपने चारों साथियों के साथ दुकान दुकान जा रहा था। हम हर डिलीवरी का सिर्फ 20 रुपए लेंगे। ग्राहक आपसे सामान खरीदेगा, पहुंचाना हमारा काम होगा। शंकर, डिलीवरी का काम शुरू किया है? ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमें बहुत आराम मिलेगा। लेकिन क्या गांव वाले अपनाएंगे? आज नहीं काका, लेकिन आने वाले समय में ये सभी की आदत बन गई तो रोज ऐसे ही सामान मंगवाएंगे। जैसे कि वह दुकानदार ने कहा था, गांव वाले इसे अपना नहीं रहे थे। ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो इस सुविधा का लाभ उठा रहे थे। इसी असफलता से परेशान चारों दोस्त एक शाम निराश बैठे थे। यार, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये काम ज्यादा दिन तक टिक पाएगा। इतनी मेहनत करते हैं हम, लेकिन कमाई कितनी कम है। ऐसे तो हमारा ही घर नहीं चल पाएगा। भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें कोई दूसरा काम ही देखना पड़ेगा। अरे तुम लोग इतने में ही हार मान जा रहे हो? अभी तो सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे जब बिजनेस बड़ा बनेगा तब मुनाफा भी बढ़ने लगेगा। तुम लोग चिंता मत करो। ठीक है, तू जैसा कह रहा है हम वैसे ही करेंगे। पर अब ये तो बता कि हम इस वक्त क्या करें जिससे हम इस परिस्थिति से निकल सकें। मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। कल से हम लोगों को बताएंगे कि हम गांव वालों को क्या क्या सुविधा दे सकते हैं। इससे लोगों को पता चलने लगेगा और उनकी जरूरत के हिसाब से सभी गांव वाले हमें बुलाएंगे। अगले दिन चारों ने पूरे गांव में पर्चे बांटे। कुछ घरों में जाकर समझाया
कुछ दुकानदारों से दोबारा बात की और फिर धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। अब राशन, दवाई और छोटी छोटी चीजें भी घर पहुंचने लगी। एक शाम शंकर अपने साथियों के साथ हिसाब देख रहा था। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो धीरे धीरे सफल बन रहा है। अभी नहीं मुकेश, जिस दिन लोग खुद हमें फोन करके बुलाएंगे तब समझना कि हमारा ये बिजनेस सफल हो रहा है। उसी समय शंकर का फोन बजता है। शंकर, किराने की दुकान में मैंने ऑर्डर दिया है, उनसे बात कर लेना और मेरे घर पर ये सभी सामान भेज देना। मैं तुझे एसएमएस कर दूंगा। शंकर ने फोन रखा। चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अब सब अपना अपना काम मन लगाकर कर रहे थे और ऐसे ही महीने का आखिरी दिन आ चुका था। अगले दिन पंचायत भवन में पांचों मौजूद थे। विक्रम और अमित पहले से ही वहां बैठे थे। कुछ पल तक पूरे कमरे में सन्नाटा छाया रहा और फिर विक्रम अपनी जगह से खड़ा हो उठा। एक महीना पूरा हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अपना बेस्ट दिया होगा। सबसे पहले राघव आगे आया और उसने अपने काम के बारे में बताना शुरू किया। तो सुनिए विक्रम जी, मैंने आपके दिए गए 5,000 रुपए से शुरुआत किया था और जरूरतमंद लोगों को पैसे उधार दिया। फिर उसके बाद समय पर पैसे भी वापस मिले और ब्याज भी। इसकी वजह से आज मेरे पास कुल 12,000 रुपए है। राघव के ऐसा कहने के बाद मीरा बोली, मैंने बस स्टैंड पर छोटी चाय की दुकान शुरू की। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे और बढ़ने भी लगे। अब रोज की कमाई तय है। कुल 35,000 रुपए तक का कारोबार हो जाता है और लगभग 28,000 रुपए से 30,000 रुपए की कमाई होती है। अरे वाह मीरा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और राघव, तुमने भी पैसे कमाने के लिए अच्छा आइडिया लगाया। बहुत बढ़िया। अब नरेश इन सब के बाद अपने काम के बारे में बताना शुरू किया। मैंने मोबाइल रिपेयर करके बेचने के बारे में सोचा। कुछ सौदे अच्छे रहे और कुछ में तो नुकसान भी हुआ। ये सभी चीज़ों के बाद मेरे पास कुल 20,000 रुपये बचते हैं। गलतियां भी हुई, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। अब फरीदा बोल पड़ी। मैं सबसे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकी। कई बार लोगों की मदद की। कुछ पैसे वापस मिले, कुछ नहीं मिले और कुछ ने तो मुझे ज्यादा पैसे देकर भी मदद किए। इसके बाद आपके दिए 5,000 रुपए और मेरे कमाए हुए पैसे मिलाकर कुल 8,500 रुपए हैं मेरे पास। सब थोड़े शांत से हो गए। तभी शंकर उठा और उसने जो काम शुरू किया उसके बारे में बताता है। मैं ऐसा काम करना चाहता था जो सिर्फ मेरे भरोसे ना चले। इसमें मेरे 4 दोस्तों ने इस सफर में मेरा पूरा साथ दिया। हमने मिलकर अकेले कमाने के बजाय एक डिलीवरी नेटवर्क बनाया। आज 18 दुकानदार हमसे जुड़े हैं। मेरे 4 दोस्तों को नियमित रोजगार मिला है। मुनाफा अभी राघव या मीरा जितना नहीं है, लेकिन अगर मैं कल काम पर न भी आऊं तब भी ये काम बिना रुके चलता रहेगा। पूरा हॉल शांत हो गया और विक्रम बोल पड़ा। अगर ये खेल पैसों का होता तो मीरा कब का जीत चुकी होती। यह सुनकर मीरा खुश हो गई, मगर विक्रम आगे कहता है। मगर मैं पैसा नहीं गिन रहा था। मैं तो ये देख रहा था कि कौन कैसी स्ट्रैटेजी का यूज कर रहा है पैसा बनाने के लिए। राघव, तुमने लोन दिया, इसके बदले तुम्हें ब्याज मिला। ये एक अच्छा आइडिया है, मगर एक अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं। और मीरा, तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा था। तुम्हारा डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा था, मगर ये कुछ नया नहीं था। फिर विक्रम कुछ देर के लिए शांत हो गया और उन सभी की तरफ देखने लगा। फिर उसने नरेश से कहा, नरेश, तुमने भी बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी का यूज किया। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें रिपेयरिंग नहीं आते हुए भी तुमने वो करने की कोशिश की। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। फरीदा, तुमने इन पैसों का इस्तेमाल तो अच्छे कामों के लिए किया और इसके लिए मैं तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूं। लेकिन अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो पैसों को सही से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ज्यादा समय तक टिकना मुश्किल होता जाता है। मगर विक्रम को देखकर ऐसा लग रहा था कि शंकर के लिए उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। मुझे सबसे ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी तुम्हारी लगी, क्योंकि तुमने एक वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश की। एक सिस्टम बनाया जो एक बिजनेस को ऑपरेट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। विक्रम ने अमित की ओर देखा। अमित ने एक फाइल शंकर के हाथ में रख दिया।
मैं तुम्हारे इस बिजनेस में 50 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस बिजनेस को और आगे ले जाओ। ले जाओगे ना? शंकर की आंखों में आंसू आ गए और शंकर ने कहा, हाँ सर, जरूर। इसी खुशी में सभी लोग ताली बजाने लगे। आगे शंकर और कुछ बोल नहीं पाया। याद रखना, ये इनाम नहीं है, ये तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। शंकर ने फाइल को लिया और उसने अपने 4 साथियों को देखा, जो अब सिर्फ बेरोजगार नहीं थे, बल्कि एक बढ़ते हुए व्यवसाय की पहली टीम थे।